13 अक्टूबर 1972 को एक प्लेन एंडीज की पहाड़ियों में क्रैश हो गया, जिसमें 45 लोग थे। कुछ लोगों के लिए वो दिल दहला देने वाला वाकया था और कुछ लोगों के लिए चमत्कार से कम नहीं। क्या होता है जब दुनिया आपको मरने के लिए छोड़ देती है, जब आपके पास कपड़े नहीं होते और आप ठंड से कांपते हैं और खाने के लिए खाना नहीं होता और मौत आपके सामने होती है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। इस कहानी के आगाज में हम साउथ अमेरिका की रग्बी टीम को मैच खेलते देखते हैं। ये सब के सब स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज में इनका आखिरी साल है और ये सब अपनी आखिरी ट्रिप के लिए चिली जाने का फैसला करते हैं, जहां ये पूरी आजादी के साथ चिल करेंगे। लेकिन ये इस बात से बेखबर हैं कि इनका ये सफर किसी क़यामत से कम नहीं होगा। इनका प्लेन रेडी है, मगर सवार होने से पहले ये ग्रुप फोटो लेते हैं। हंसते खेलते ये सब अपनी मंजिल की तरफ रवाना है, लेकिन अफसोस कि इनकी मंजिल विशाल बर्फ से ढके पहाड़ बन जाते हैं। जब इन प्लेयर्स का प्लेन एंडीज के पहाड़ी सिलसिले से गुजरा होता है तो एकदम से एक पहाड़ की चोटी से टकरा जाता है। प्लेन का अगला हिस्सा आगे की तरफ और दूसरा हिस्सा पीछे की पहाड़ियों में गिरता है। अब हम प्लेन क्रैश होने के बाद के सीन को देखते हैं। इनमें से कुछ बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं और कुछ तो जान की बाजी हार गए हैं। इन्हें पता चलता है कि पायलट जिंदा है, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और इनके पहुंचने तक उसकी मृत्यु हो जाती है। अंधेरा फैलते ही टेम्परेचर -30 डिग्री तक पहुंच जाता है और जो बचे हैं उनके लिए रात किसी क़यामत से कम नहीं। जख्मी लोग चीख रहे होते हैं और जो नहीं उनका भी यही हाल होता है। ये एक दूसरे के बीच घुस के रात मुश्किल से बसर करते हैं। सुबह होने पे जब सूरज चमकता है तो इसकी हरारत से इन्हें राहत मिलती है। ये नहीं जानते कि ये सब कहाँ हैं और यही इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी भी है। टूटे हुए प्लेन में जगह बहुत कम होती है और जख्मियों को एडजस्ट करना मुश्किल होता है। जख्मियों की देखभाल के लिए ये प्लेन से फालतू सामान को बाहर फेंकते हैं। अगर खाने की बात करें तो वो ना होने के बराबर है, इसलिए बचा हुआ खाना इन्हें बहुत कम मिकदार में खाना पड़ता है। अगली रात का अंधेरा फैलने से पहले ये प्लेन को कपड़ों से कवर करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि यहाँ जिंदा रहने वालों के लिए कोई जगह नहीं। अगली सुबह ये प्लेन के सीटों और बैग के सामान से क्रॉस का निशान बनाते हैं, ताकि मदद को आए लोग इन्हें आसानी से तलाश कर सकें। तभी ये आसमान पर एक प्लेन को देखते हैं। ये सब एक साथ चिल्लाने लगते हैं। इन्हें लगता है कि प्लेन ने इन्हें स्पॉट कर लिया है और जल्द ही रेस्क्यू टीम यहाँ पहुँच जाएगी और इस वहम की वजह से ये बहुत खुश होते हैं। एक दिन हो चुका है और रेस्क्यू टीम अभी तक नहीं पहुँची और इस बात से ये काफी परेशान हो जाते हैं। इनमें से एक कहता है कि एंडीज बहुत बड़ा है और उन्हें हमें ढूंढने में वक्त लग सकता है, लेकिन इनके कैप्टन को यकीन है कि मदद जरूर आएगी। नुमा कहता है कि हमें रेडियो ऑन करने के लिए वहाँ जाना होगा जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था और इस तरह 4 लोग ऊपर की तरफ चल पड़ते हैं। काफी ऊंचाई के बाद इन्हें इस बात का पता चलता है कि इनका क्रैश हुआ प्लेन बहुत ज्यादा गहराई में है और ऊपर से उड़ता प्लेन तो इन्हें बिल्कुल नहीं देख सकता। ये बात इनके लिए किसी शौक से कम नहीं होती। यहाँ फंसे इन्हें 6 दिन हो चुके हैं और कल रात इन्होंने खाने की आखिरी चीजें आपस में बांटी थी और अब खाने को इनके पास कुछ नहीं बचा। ठंड की शिद्दत के साथ भूख की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। इन सब ने आखिरी बार 7 दिन पहले खाना खाया था। भूख की वजह से इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इनमें से कुछ तो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं। वो अपने जूतों के लेसिस और सिगरेट खाने तक को तैयार हो जाते हैं। टेम्परेचर की शिद्दत और खाने की कमी से इनका पेशाब भी काला हो जाता है और ऐसे में यहाँ सरवाइव करना आसान नहीं। प्लेन में टोटल 45 लोग थे और अब नांदो की बहन के मरने के बाद ये 27 रह चुके हैं। ये जानते हैं कि यहाँ कोई मदद नहीं आने वाली और बिना खाने के ये ऐसी बर्फ के नीचे दब के मर जाएंगे। खुद को जिंदा रखने के लिए ये मरे हुए साथियों को खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसा करना इंसानियत के नाम पे दब्बा समझते हैं। लेकिन दोस्तों, भूख का कोई मजहब नहीं और जो अपने साथियों को खाने पे मजबूर हैं वो असल में बेबस हैं। और इनमें से जो अपने साथियों का मांस नहीं खाते वो आसमान को देखते रहते हैं कि शायद कोई मदद आ जाए। इन्हें बर्फ में दबा एक ब्रीफ केस मिलता है जिसमें एक रेडियो भी है। ये रेडियो को ठीक करते हैं ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। कुछ ही देर बाद इन्हें रेडियो से पता चलता है कि रेस्क्यू टीम ने इन्हें 10 दिन तक तलाश किया था और काफी कोशिशों के बाद आज सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है और 1 साल के बाद बर्फ के पिघलने पे यह मिशन फिर से जारी किया जाएगा ताकि लाशों को ढूंढा जाए। ये खबर इनके लिए मौत से कम नहीं होती और इस खबर के बाद इनकी तमाम उम्मीदें इस बेरहम बर्फ में ही दब जाती हैं। अब इनके पास बेबसी के सिवा कुछ भी नहीं। इन्हें रेडियो ऑन करने की जरूरत है ताकि ये अपने जिंदा होने की इतला भेज सकें और रेडियो की बैटरी प्लेन के पिछले हिस्से में थी, इसलिए ये क्रैश हुए प्लेन के पिछले हिस्से को तलाश करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें अपने प्लेन के सेकंड पायलट और एक साथी की लाश मिलती है, जिससे इन्हें अंदाजा होता है कि प्लेन का पिछला हिस्सा भी कहीं आसपास ही होगा। इन्हें अपने ठिकाने से निकले हुए काफी वक्त हो चुका है। इनमें से एक कहता है कि शाम होने वाली है और हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन नुमा नहीं मानता और वो आगे बढ़ने की सलाह देता है क्योंकि रेडियो ऑन करना इनके लिए सबसे जरूरी है। ये तीनों एक तूफान में फंस जाते हैं और अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। ये एक पहाड़ की चोटी के साथ बैठ जाते हैं। इन्हें रात भी इसी चोटी पर गुजारनी पड़ती है क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं। सुबह हो चुकी है।
और ये बर्फ की एक पतली सी तह में दबे हुए हैं। इनकी हालत काफी खराब है, हाथ और पैर जम चुके हैं और ऐसे में ये बड़ी मुश्किल से वापस लौटने में कामयाब होते हैं। नुमा इन्हें बताता है कि चारों दिशा में बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं और यहाँ से निकलना आसान नहीं। नुमा भी उनमें से एक है जिसने अपने मरे हुए साथियों का मांस नहीं खाया था, लेकिन अब वो कमजोर हो चुका है और खुद को जिंदा रखने के लिए उसे भी मांस खाना पड़ता है। इसके बाद हम इन्हें काफी दिनों के बाद हंसते देखते हैं। ये एक दूसरे को शायरी सुनाते हैं और ढेरों बातें करते हैं, लेकिन अचानक से इनका हंसना रोने में बदल जाता है क्योंकि अचानक से बर्फ पहाड़ों से गिरती है और इनके प्लेन के साथ ये खुद भी आधे बर्फ में दब जाते हैं। इनमें से 4 और लोगों की मौत हो जाती है। जब ये एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं तो एक बार फिर से बर्फ का बहुत बड़ा रेला इन्हें अपनी लपेट में ले लेता है और अब ये इस प्लेन से बाहर नहीं निकल सकते। ये प्लेन इनके लिए एक बंद तह खाना बन चुका है जहाँ रोशनी के लिए इन्हें लाइटर जलाना पड़ता है। ये इस अंधेरे में एक दिन और एक रात बिता चुके हैं, लेकिन निकलने की कोई राह नजर नहीं आती। यहाँ इनके पास मायूसी और बेबसी के सिवा कुछ भी नहीं और ये नहीं जानते कि इनकी सांस कौन सी आखिरी होगी। अचानक इनमें से एक को मदम सी रोशनी नजर आती है और जीने की उम्मीद फिर से जाग उठती है और ये लोग ऊपर से खोदना शुरू कर देते हैं। इसी कोशिश के बीच काफी देर बाद ये सब सूरज की रोशनी को देख पाते हैं और यूं जिंदगी एक बार फिर इन्हें गले लगाती है। ये एक टीम बनाते हैं और अपने प्लेन को बर्फ से बाहर निकालने में लग जाते हैं ताकि जब तक ये जिंदा हैं ये प्लेन इनका ठिकाना बना रहे। मौसम आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो चुका है। ये सब यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन इनमें से एक बताता है कि 15 नवंबर को बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी और अगर हम बर्फ पिघलने से पहले निकले तो बर्फीले तूफान में फंस जाएंगे, इसलिए हमें 2 हफ्ते मजीद इंतजार करना होगा और इस सारे वक्त में हम यहाँ से निकलने की तैयारी करेंगे और एक परफेक्ट प्लान बनाएंगे। जो जख्मी हैं वो भी एक एक करके मर रहे हैं और ये तादाद में अब बहुत कम रह चुके हैं। नुमा समेत 3 और लोग एक बार फिर से प्लेन के पिछले हिस्से को तलाश करने का फैसला करते हैं। नुमा का पैर जख्मी है और वो इसके बावजूद भी चल पड़ता है, लेकिन आगे चलकर ये जख्म इसे काफी तकलीफ देता है और इसे चला तक नहीं जाता। ऐसी सिचुएशन में नुमा को वापस जाना पड़ता है और वो खुद को जख्मी हालत में घसीटता हुआ अपने ठिकाने तक पहुंच जाता है। नुमा अपने साथियों की मदद करना चाहता था, लेकिन उसका जख्म उसे काफी डिसपॉइंट करता है। वो इस हाल में है कि वो खुद की भी मदद नहीं कर सकता। आखिरकार इन तीनों को प्लेन का पिछला हिस्सा मिल जाता है जहाँ इन्हें बहुत से बैग भी मिलते हैं जिनमें साफ कपड़ों के साथ सिगरेट के पैकेट्स और रम भी मिलती है। अंतोनियो नुमा को बताता है कि वहाँ से हमें कुछ खाने को भी मिला है और वो नुमा को एक चॉकलेट देता है। चॉकलेट खाकर इसकी जान में जान आती है क्योंकि उसने काफी टाइम बाद इंसानी सड़े मांस के अलावा कुछ खाया है। अंतोनियो मजीद बताता है कि हमें प्लेन की बैटरी भी मिली है और उम्मीद है कि अब रेडियो भी ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम इन्हें रेडियो को ठीक करते देखते हैं। बैटरी अभी तक चार्ज है, लेकिन रेडियो को ऑपरेट करने के लिए इन्हें कुछ वायर्स को एक साथ जोड़ना होता है। रेडियो चल तो जाता है, लेकिन वो सही से सिग्नल कैच नहीं कर पाता। इनका खाना मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है और ये हड्डियों के साथ बचे हुए मांस को खाकर गुजारा करते हैं। यहाँ फंसे इन्हें 58 दिन हो चुके हैं और एक बार फिर इन्हें रेडियो से पता चलता है कि वो फिर से इस क्रैश हुए प्लेन को तलाश करने के लिए एक मिशन भेज रहे हैं। रोबर्तो कहता है कि हमें मजीद इंतजार करना चाहिए, लेकिन इनका एक साथी कहता है कि वो इस बार हमारी लाशों को ढूंढेंगे क्योंकि उन्हें यकीन है कि हम सब मर चुके हैं और जब वो हमें पहले नहीं ढूंढ सके तो इस बार क्या खाक ढूंढेंगे। नुमा पूरी तरह से मायूस हो चुका है और वो अंतोनियो से कहता है कि मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी बॉडी को खा सकते हो क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जिंदा वापस नहीं लौट पाऊंगा। और इस तरह रात को सोते हुए ही नुमा की मौत हो जाती है। नुमा की मौत पर इन सबको बहुत अफसोस होता है। अंतोनियो का मानना है कि पहाड़ियों की दूसरी तरफ चिली है और अगर हम इन पहाड़ियों को पार कर लें तो बाकी लोगों के लिए मदद भेज सकते हैं। इस तरह रोबर्तो, अंतोनियो और इनका एक और साथी एंडीज की पहाड़ियों को पार करने का फैसला करते हैं ताकि वो चिली पहुंचकर दूसरों के लिए मदद ला सकें। ये तीनों अपना सामान बांधे यहाँ से निकल पड़ते हैं। काफी देर चलने के बाद जब रात का अंधेरा फैलता है तो ये एक साथ स्लीपिंग बैग में सो रहते हैं क्योंकि मुसलसल चलना इनके लिए पॉसिबल नहीं और सुबह होने पर ये फिर से अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। जहाँ तक इनकी नजर जाती है वहाँ बर्फीले पहाड़ों के सिवा कुछ भी नहीं होता। इन्हें चले हुए 1 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ये काफी थक चुके हैं। हर तरफ पहाड़ों को देखकर रोबर्तो मायूस हो जाता है और वो अंतोनियो से बोलता है कि हम फजूल में चल रहे हैं। इस पे अंतोनियो कहता है कि मैं पीछे नहीं हटने वाला क्योंकि ये पहाड़ कभी तो खत्म होंगे। रोबर्तो कहता है कि इस पहाड़ी सिलसिले को क्रॉस करने में हमें 10 से 12 दिन लग जाएंगे, जबकि हमारे पास 1 हफ्ते से ज्यादा का खाना नहीं। इनका तीसरा साथी वापस लौटने का फैसला करता है ताकि 10 से 12 दिन का खाना बच जाए और ये दोनों आसानी से चिली तक पहुंच जाएं। अंतोनियो को एक उम्मीद है और वो रोबर्तो को इसी उम्मीद के सहारे लेकर चल पड़ता है।
ये बर्फ पर अपने कदमों के निशान छोड़ते हुए मुसलसल चलते रहते हैं। चलते रहने की वजह से एंटोनियो के जूते टूट जाते हैं, जिस पे रोबर्तो कस के कपड़ा बांध देता है। इनका खाना भी खराब हो चुका है, जिसे खाने से इनका पेट खराब हो जाता है। अगले दिन ये एक नदी के पास पहुंचते हैं और इन्हें जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। ये लोग पानी पी रहे होते हैं तो अचानक से रोबर्तो की नजर घोड़े पे बैठे एक आदमी पे पड़ती है। ये दोनों जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये घोड़े पे बैठा आदमी इनकी तरफ एक कागज फेंकता है, जिसपे एंटोनियो लिखता है कि हमारा जहाज क्रैश हो गया था और हमें चलते हुए 10 दिन हो चुके हैं, जबकि हमारे 14 साथी बीमार और जख्मी हैं और हम उनकी मदद के लिए आए हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हम इन दोनों को इस आदमी के फार्म हाउस पे देखते हैं। एक मुद्दत के बाद इन्हें खाने को एक फ्रेश और स्वादिष्ट खाना मिलता है। पूरी कंट्री में ये बात फैल जाती है कि रग्बी प्लेयर्स का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके कुछ मुसाफिर अभी भी जिंदा हैं। और इसी बीच फार्म हाउस पे बहुत से रिपोर्टर एक साथ इन दोनों का इंटरव्यू लेने आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्रैश हुए प्लेन में बाकी 14 लोगों को देखते हैं। ये एंटोनियो और रोबर्तो की उम्मीद में बैठे होते हैं। इनके रेडियो पर गाना चल रहा होता है। तो इसी बीच रेडियो पर इन्हीं की खबर चलने लगती है कि 2 महीने पहले क्रैश हुए प्लेन के कुछ मुसाफिर अभी भी जिंदा हैं। ये सुनकर इनकी जान में जान आती है और जिंदगी एक बार फिर इनका स्वागत करने को तैयार हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एंटोनियो और रोबर्तो अपने साथियों को लेने रेस्क्यू टीम के साथ चल पड़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ ये लोग 2 महीनों बाद खुद को संवारते हैं। इनकी शक्लो सूरत पूरी तरह बदल चुकी है। जब रेडियो पर इन सब के नाम लिए जाते हैं तो इन्हें यकीन हो जाता है कि ये सब अपने घर लौटने वाले हैं, लेकिन खुशी के बजाय इनके चेहरों पर थकावट के निशान साफ नजर आ रहे हैं। पिछले 2 महीने जिस तरह ये जिए हैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जैसे ही हेलीकॉप्टर आसमान पर दिखाई देते हैं, इनकी मुर्दा खुशी में जान आ जाती है, जैसे इन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो। इसके बाद इस बर्फीले मैदान में प्लेन के मलबे और पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं रहता। इनके स्वागत के लिए बहुत से लोग जमा होते हैं और इनकी कहानी सुनने को बेताब हैं। इसके बाद इन सबको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, जहां इनका चेकअप करने के बाद इन्हें नहलाया धुलाया जाता है। और इस तरह एंडीज के हीरोज अपनी फैमिली से मिलते हैं और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।